नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 11 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, ज्वाइन बटन। Question number 1. Recently, the new cases of Kala Azar have been reported in Bihar's Muzaffarpur district, casting serious doubt on the state government's efforts to eradicate the disease in the state by 2022. Consider the following statements regarding Kala Azar, which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। तो दोस्तों न्यूज आया था काला अजहर करके एक डिसीज जो है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में फिर से दिखा है। अब ऐसा लग रहा है बिहार गवर्नमेंट को काला अजहर डिजीज को 100% एलिमिनेट करने का टारगेट दिया हुआ था 2022 तक। अब तो 2021 हो गया, अभी भी केसेस रिपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है स्टेट गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए न्यूज में भी आया था। वैसे हमारे क्वेश्चन जो है काला अजहर डिसीज से रिलेटेड है। सबसे पहले हम समझते हैं काला अजहर डिसीज के बारे में। दोस्तों काला अजहर डिसीज को लेशमैनियासिस भी बोलते हैं, क्योंकि काला अजहर डिसीज कॉज करते हैं एक पैरासाइट की वजह से लेशमैनिया, ठीक है। लेशमैनिया पैरासाइट की वजह से ये जो डिजीज होता है और ये स्प्रेड करता है सैंडफ्लाइज आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये मॉस्किटो जैसे दिखता है पर ये मॉस्किटो है ही नहीं, ये है सैंडफ्लाइज। यही फैलाता है काला अजहर डिसीज। अब देखो विस्करल लेशमियानिसिस ऑल्सो नोन एज काला अजहर। तो काला अजहर का और एक नाम है विस्करल लेशमियानिसिस। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है दोस्तों। अब देखो इसकी सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या क्या है। इरेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर, वेट लॉस, स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन एंड लीवर एंड एनीमिया। फीवर तो होना ही होना है, फीवर तो होगा, फीवर के साथ साथ वेट लॉस भी होगा सब्सटेंशियल, और लीवर स्वेल होगा। इसके साथ साथ एनीमिया मतलब आयरन डेफिशिएंसी को एनीमिया बोलता है। अब क्या है, ये डिसीज को ठीक से ट्रीट नहीं किया तो फैटालिटी रेट जो है बहुत ज्यादा हो सकता है, 100% भी हो सकता है। ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जितने लोगों को ये काला अजहर पकड़ेगा सबका डेथ हो सकता है। तो बहुत ही खतरनाक डिजीज है। अब देखो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल काला अजहर एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के हिसाब से। अब देखो हमारी टारगेट था 2010 तक इसको एलिमिनेट करने का, फिर ये ठीक से हुआ नहीं तो 2015 तक किया था। अब कुछ ही स्टेट्स में दिखते हैं ये जो डिजीज है, जैसे कि बिहार में भी दिखा, तो बिहार को 2022 का टारगेट दिया हुआ था। अब देखो दोस्तों इतना खतरनाक डिजीज है, इसलिए इंडिया ने एक ट्राई पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए थे नेपाल और बांग्लादेश के साथ ये काला अजहर को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ये ज्यादा दिखा था। अब देखो जब कोई डिसीज को एलिमिनेशन करना, एलिमिनेशन वर्ड का मतलब तो आप सुना ही होगा, पर इस तरह की जो टर्म्स है एलिमिनेशन, इसका एक करेक्ट डेफिनेशन होता है। देखो इट इज डिफाइंड एज रिड्यूसिंग द एनुअल इंसिडेंस ऑफ काला अजहर टू लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन एट द सब डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया। इंडिया में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तालुका आता है, तहसील आता है, उसी को सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के पॉपुलेशन में 10,000 में से एक को उतना कम होना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि एक डिजीज एलिमिनेट हो गया, मतलब बहुत ही कम होना चाहिए। अब क्या है, प्रेजेंटली ऑल प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के हिसाब से नेशनल काला अजहर एलिमिनेशन प्रोग्राम तो लॉन्च किया था, ये तो काफी पुराना है। अब इस तरह की डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हमारी नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है। अब ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज क्या क्या है दोस्तों। वेक्टर बोर्न डिसीज मतलब वही डिसीज होता है जो मॉस्किटो, फ्लाइज, इंसेक्ट जैसे कुछ इंसेक्ट्स है वो फैलाता है। मतलब एक ह्यूमन या एनिमल से ब्लड वो खींचता है, फिर दूसरे को जाके दूसरे शरीर में जाके डिपॉजिट करता है। इसी तरह जो इंसेक्ट्स जिस तरह की फ्लाइज है, मॉस्किटोस है, ये जो कैरी करते हैं ना पैरासाइट्स को या वायरस को, इसी को बोलते हैं वेक्टर डिसीजेस। एग्जाम्पल बोलने से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मलेरिया है, डेंगू फीवर है जो मच्छर से फैलाते हैं, जैसे अभी हो गया काला अजहर जो सैंडफ्लाइज से फैलाते हैं। तो इसी तरह की डिजीजेस को वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी है, राइट। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस एंड इज सबस्यूम्ड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। ये जितने भी प्रोग्राम है हेल्थ से रिलेटेड वो सब नेशनल हेल्थ मिशन NHM के अंदर आता है। अब हमारे स्टेटमेंट देख लीजिए आप। सबसे पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मैंने आपको बोला था कौन सा पैरासाइट की वजह से होता है, लेशमैनिया बोलते हैं। इधर जो लिखा है ना लेशमैनिया, वही ये पैरासाइट का नाम जो काला अजहर फैलाता है। अब देखो इसमें लिखा है पैरासाइट प्लाज्मोडियम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है कौन सा डिजीज फैलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको जानना ही जानना है। सेकंड क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 सेट द गोल ऑफ काला अजहर एलिमिनेशन इंडिया बाई
या 2010 विच वॉज रिवाइज टू 2015। ये बिल्कुल सही है, पर इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं नहीं बोलूंगा, मैं वैसे ही डाल दिया क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया। इतना पुराना स्टेटमेंट्स कभी यूपीएससी प्रीलिम्स देते नहीं है। तीसरा क्या है, एलिमिनेशन इज डिफरेंट। ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी कोई डिसीज एलिमिनेशन बोलते हो ना, ये वही होता है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में 10,000 में से एक केस होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों ये न्यूज सुबह हर्षित सर ने डेली न्यूज में कवर किया था, और एक बार मैं बता देता हूं, यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ऐसे नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड करके अप्रूव किया है फॉर शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस से इसका फंडिंग हो रहा है, ये तो पता चल गया आपको। अब देखो दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव तो कर लिया ऐसे नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। अब ये क्या है नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड? देखो दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट जब भी कोई फंड एलोकेट करता है ना कोई भी एक डिपार्टमेंट को, वो एक एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। अगले फाइनेंशियल ईयर में वो फिर डिमांड कर सकते हैं फंड्स के लिए। पर ये जो फंड्स, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए 1 करोड़ का फंड एलोकेट किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, राइट। अब क्या होगा, 21-22 के अंदर ही इस फंड्स को पूरा खत्म करना है। कहीं भी यूटिलाइज करो, जहां भी ऑथराइज्ड है वहीं यूटिलाइज करके पूरे फंड को खत्म करो। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में वो खत्म नहीं कर पाया तो वो फंड वापस देना होता है। ये होता है लैप्सेबल फंड। अब ये नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड मतलब ये परमानेंट उधर ही रहेगा, राइट, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, कभी भी इमरजेंसीज आ सकता है। अब देखो, Proceeds of health and education cess was levied under section 136 ब्रेवो of Finance Act 2007। देखो दोस्तों, एक सेस लगाया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके। सेस क्या है आपको मैंने कई बार बताया हूं, और एक बार बता देता हूं ब्रीफली। सेस वही होता है दोस्तों, कोई भी एक पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो सेस लगाते हैं। सेस जिस काम के लिए कलेक्ट होता है ना, उसी के लिए यूटिलाइज करना होता है। जैसे कि स्वच्छ भारत सेस कलेक्ट किए थे। स्वच्छ भारत सेस किस लिए कलेक्ट किया था? देखो, नॉर्मल टैक्स तो होगा ही होगा, सेस एक एडिशनल ड्यूटी है, एडिशनल टैक्स है, वो इसलिए कलेक्ट होता है। जैसे स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत की जितने भी एक्टिविटीज है उसी में यूटिलाइज करने के लिए, तो वो है सेस। अब ये सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था। अब पीएमएसएसएन का, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का की पॉइंट्स क्या क्या है? इट इज ए नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड, ये तो मैंने बता दिया, फॉर हेल्थ इन द पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट में होगा, ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं दोस्तों। पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सब आपको हर्षित सर ने समझाया है। अब क्या है इंपॉर्टेंट, क्या क्या बता देता हूं। अक्रूवल्स इन द पीएमएसएसएन विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो दोस्तों, पीएमएसएसएन तो आपको पता चल गया है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है, बेसिकली एक फंड है। ये फंड में जितने पैसे हैं वो कहां कहां यूटिलाइज हो सकता है? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, नेशनल हेल्थ मिशन की कुछ एक्टिविटीज है उसमें, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में, ठीक है, इमरजेंसीज के लिए यूज हो सकता है, हेल्थ इमरजेंसीज के लिए। तो इस तरह कई सारे हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज में ये जो पैसे हैं, ये जो फंड बनाया है उसके जो पैसे है वो यूज हो सकता है, राइट। अब हमारे स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप। इट इज ए नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड, ये तो मैंने बता दिया, बिल्कुल सही। प्रोसीड्स ऑफ शेयर ऑफ हेल्थ इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी क्रेडिटेड इनटू पीएमएसएसएन। तो जितने भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट हुआ था ना, वो पूरे पैसे जो है यही फंड में जाएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस ऑफ पीएमएसएसएन इज एंडरस्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वो तो होना ही है दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, China and Russia have agreed to build a International Lunar Research Station ILRS. Consider the following statements regarding ILRS which are incorrect. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट्स गलत है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कई बार ये गलत हो सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इनकरेक्ट भी पूछते हैं, कभी करेक्ट भी पूछते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ने का, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरा भी गलत हुआ है। तो इनकरेक्ट करेक्ट हमेशा ध्यान रखने का, ठीक है। मैंने पूछा इनकरेक्ट कौन कौन सा है, तो तीनों इनकरेक्ट है। अब देखो दोस्तों, China and Russia have agreed to build a international lunar research station possibly on the moon surface, making the start of a new era in space। देखो दोस्तों, चाइना रशिया मिलके एक इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन बनाने का प्लान बना रहा है।
ये रिसर्च स्टेशन कहाँ बनेगा, या तो मून के जो ऑर्बिट है उधर बनेगा या मून के सरफेस में बनेगा, यही प्लान है। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट है रशिया। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है आप लोग सबको पता है, मैंने कई बार बताया हूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। हमारी अर्थ के जो लो अर्थ ऑर्बिट है वही ऑर्बिट करती इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कई सारे कंट्रीज का कोलैबोरेशन है। कौन कौन सा कंट्रीज है, कनाडा, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इतने कंट्रीज का, वैसे मैं जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोल रहा हूं दोस्तों, इसमें कई सारे कंट्रीज है जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह की कंट्रीज है। ठीक है, मैं इधर लिखा नहीं हूं। इंटरनेशनल स्टेशन के बारे में अलग से एक पीपीटी बना के आपको समझा देंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो चाइना एंड रशिया मिलकर इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन बना रहा है, जिसमें रशिया जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक पार्ट है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स है ना दोस्तों, वो रोस्टर वाइज है। कुछ महीनों के लिए एक कंट्री से बेचता है, फिर 3 महीने के लिए अलग से कंट्री से बेचता है, इसी तरह रोस्टर वाइज मेंटेन करता है। ठीक है, उधर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं। अब क्या है, स्टेशन वुड बी बिल्ट ऑन लूनार सरफेस और लूनार ऑर्बिट, ये मैंने बता दिया आपको। और क्या है इंपॉर्टेंट, देखो दोस्तों इंडिया भी 5 से 6-7 साल तक इंडिया का भी टारगेट है ऐसे एक ओन स्पेस स्टेशन बनाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में जैसे घूम रहा है, वैसे इंडिया भी चाह रहा है, ISRO चाह रहा है कि हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन हो। ठीक है, 5 से 7 साल में यह बनेगा। अब मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द 5th लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम। मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट तो हमें पता ही है, और सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट मून है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा प्लैनेट का है सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स। पहला क्या लिखा है, रिसर्च स्टेशन विल बी बिल्ड इन पोलर रीजन्स ऑफ रशिया। बिल्कुल गलत है दोस्तों, या तो लूनार ऑर्बिट में बनेगा या सरफेस ऑफ द मून में बनेगा। रशिया एंड चाइना आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रशिया तो है, चाइना नहीं है। मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड लार्जेस्ट मून तो नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा प्लैनेट का है लार्जेस्ट मून, और लार्जेस्ट मून का नाम क्या है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों इनकरेक्ट है। Question number 4. The country's biggest floating solar power plant is being developed by National Thermal Power Corporation (NTPC) in Telangana. Consider the following statements which are incorrect. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखो, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने वाला है तेलंगाना में, रामगुंडम करके एक जगह में। ये बना कौन रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब देखो दोस्तों, एक फ्लोटिंग होगा, बेसिकली एनटीपीसी के एक रिजर्वोयर है, उधर रिजर्वोयर में पानी है, वो पानी के ऊपर ही बनेगा ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। 100 मेगावाट प्लांट है, फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है, मई जून तक बन जाएगा। अब देखो कुछ स्टेटमेंट्स है इंपॉर्टेंट। इंडिया इज एट द कस्प ऑफ ए सोलर रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव 100 गीगावाट बाय 2022। तो इंडिया का टारगेट कितना है, 2022 तक 100 गीगावाट का है। दोस्तों देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट होने का टाइम तो क्लोज ही हो गया। वैसे इंडिया बहुत कुछ कर रहा है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपने सुना होगा, मैंने कई बार बताया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने मिलकर इनिशिएटिव लिया था, और इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, हरियाणा में, गुड़गांव में। और क्या है दोस्तों, ISM में कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। अर्थ के जो ट्रॉपिक्स है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यहां जितने भी कंट्रीज है ना, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टच भी हो रहे हो, वही कंट्रीज ISM में मेंबर्स है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बाहर वाली कंट्रीज जितने भी पोलर रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में है, वो भी मेंबर बन सकता है, पर उनमें वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा, राइट। और क्या बोलूं, कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री। तो इंडिया में सबसे ज्यादा सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी कौन सा स्टेट में है, कर्नाटका में। कर्नाटका में पावागाडा करके एक सोलर पार्क भी है, ठीक है, ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क है। अब दोस्तों मैं और एक चीज आपको बता रहा हूं, सोलर पार्क और सोलर प्लांट में कंफ्यूज मत होना। सोलर पार्क मतलब एक बहुत बड़ा जगह है जहां आप छोटे छोटे सोलर प्लांट्स लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट भी लगा सकते हैं, प्राइवेट एजेंसीज भी लगा सकते हैं सोलर प्लांट्स, ठीक है। तो ये बड़ा सा जो एरिया है ना, एक फील्ड है, वो है सोलर पार्क। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। एनटीपीसी के बारे में, एनटीपीसी इज द लार्जेस्ट पावर कंपनी इन इंडिया विद एन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 62,086 मेगावाट, ठीक है। तो एनटीपीसी लार्जेस्ट पावर कंपनी इंडिया का, वो भी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है।
50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है, इसलिए गवर्नमेंट ओन कंपनी बोल सकते हो आप। अब बाटला सोलर पार्क इन लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2020 एंड स्प्रेड ओवर ए टोटल एरिया ऑफ 5700 हेक्टेयर्स। तो बेसिकली अभी के लिए ये चेंज ही हो सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे सारे कंट्रीज, तो बहुत सारे चाइना, यूएस जैसे कंट्री बहुत बड़ा सा सोलर पार्क बना रहा है। तो अभी के लिए एज ऑफ 2020 बाटला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, राजस्थान में है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलिए, देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एनटीपीसी इज द सेकंड लार्जेस्ट पावर कंपनी। बिल्कुल गलत है, लिखा है कि टाटा पावर कंपनी सबसे बड़ा है। दोस्तों एनटीपीसी की कैपेसिटी और टाटा पावर कंपनी की जो कैपेसिटी ना, बहुत अंतर है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। एनटीपीसी लार्जेस्ट है। इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क भाटला राजस्थान इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड, सही। कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, recently no confidence motion moved by the Congress against Bharatiya Janata Party, Jan Nayak Janata Party coalition government in Haryana. Consider the following statements regarding no confidence motion, which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आपको हर्षिता ने पॉलिटी में अच्छी तरह पढ़ाया है, और एक बार रिवेस हो जाता है। देखो, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, एंड रिमेन्स इन ऑफिस टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी। जब तक कॉन्फिडेंस है मेजोरिटी का, तब तक वो रह सकता है। अब देखो, a motion of no confidence is moved to remove the council of ministers and to remove the government from the office। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या गवर्नमेंट को रिमूव करना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर सकता है। ये कोई भी मेंबर फाइल कर सकता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इनिशिएट होता है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की तो ओनली लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में तो ये इनिशिएट नहीं हो सकता। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ये इनिशिएट हो सकता। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंडिया में कुछ ही स्टेट में अभी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, काफी सारे स्टेट्स में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर स्टेट की बात किया जाए, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ये इनिशिएट हो सकता है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, Article 75 of the Indian Constitution, Council of Ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha, and Article 164 स्टेट के लिए। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा वाली आर्टिकल 75 है, जो नो कॉन्फिडेंस मिशन से आप रिलेट कर सकते हो। अगर स्टेट की बात किया जाए तो आर्टिकल 164 है। अब देखो, लोकसभा रूल 198 क्या कहता है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए अलग सा रूल बुक है, लोकसभा रूल्स, राज्यसभा रूल्स करके। इसमें लोकसभा रूल 198 में ये लिखा है लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो, ये जो मोशन एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स होना चाहिए, इससे नीचे है तो मोशन फेल हो जाता है। अब क्या है, इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा और स्टेट असेंबली एज द केस में भी, मैंने बता दिया। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन द राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखा है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट रिमेन्स इन ऑफिस टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी, बिल्कुल सही। अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एदर इन लोकसभा और राज्यसभा, ये गलत है दोस्तों। और ए नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस, ये सही है। तो 1 and 3 ओनली इज द आंसर। ये क्या आ रहा है, तो 1 and 3 ओनली इज द आंसर। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, आंसर इज ऑप्शन बी मलयाली ट्राइब्स केरला। वैसे केरला वालों को मलयाली बोलते भी है, पर मलयाली ट्राइब्स जो है वो एक ट्राइबल पॉपुलेशन है जो नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु में दिखता है, ईस्टर्न घट्स के पास, राइट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स इन इंडिया इज लोकेटेड सी साइड, समुद्र किनारे इसमें से कौन सा मॉन्यूमेंट या टेम्पल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो से यूज हो रहा है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना ही काफी है, यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। तो लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया जितने भी वीडियोस है, जितने भी पीपीटीज है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई में काम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।